नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं अमित पालित और वक्त है राजधर्म का। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 4 दिन पहले 121 लोगों की जान चली गई थी। पहले इस हादसा बताया गया, फिर उसमें साजिश की बात भी कहे जाने लगी। जांच के लिए एसआईटी से लेकर न्याय आयोग तक का गठन हो गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी हुई। हादसे के बाद से सूरजपाल उर्फ भोले बाबा गायब था, लेकिन जब उसका सबसे खास सेवादार गिरफ्तार हुआ तो कैमरे पर बाबा आ गया। हादसे पर दुख भी जता दिया। अब 4 दिन बाद वो मीडिया के सामने आता है, एक बयान भी देता है और फिर गायब हो जाता है। 121 लोगों की मौत पर ना तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और ना ही किसी तरह की पूछताछ होती है। कहा जाता है कि उसके खिलाफ सबूत नहीं है। तो आज इंडिया टीवी आपके लिए एक और सबूत लेकर आया है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि हादसे के बाद बाबा हाथरस से भागा था। अब हाथरस में करीब 1:38 पर हादसा हुआ और सूरजपाल उर्फ भोले बाबा वहां से निकला, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2। पहली तस्वीर 2 जुलाई की है, जब वो हाथरस से भागा था, जिसमें टाइम 1:41 दिखता है। दूसरी तस्वीर आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे पर एटा के पास की है, जब उसका काफिला वहां से गुजरा, जिसमें एक एक करके कई गाड़ियां गुजरती दिखी। तो सबूत नंबर 2 सबसे नया सबूत है, लेटेस्ट सबूत है। यह वीडियो एटा का है, जिसमें बाबा का काफिला दिखता है। सीसीटीवी फुटेज में बाबा की गाड़ी में लगे पर्दे साफ नजर आते हैं और ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको एक बार और करीब से दिखाते हैं तो आप समझेंगे कि किस तरह से 2 जुलाई की ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहां पर एक के बाद एक कई गाड़ियां। लेकिन इस बीच आपको बता देंगे, सीधा हाथरस लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त पुलिस एक कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाथरस के थाना सिकंदराबाद में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब-2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। उक्त भूमिका उक्त अभियुक्त तथा इसके निर्देशन में कार्य कर रहे सेवादार एवं समिति के बंदी की सत्संग के पांडाल के आसपास बैरिकेडिंग, प्रवेश द्वार, निकास द्वार, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग में अन्य सुविधाओं की संपूर्ण जिम्मेदारी थी। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया।
पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार करा जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी और कहीं जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। अब इनका दूसरा रोल आता है फंड रेजर के रूप में, एक आयोजक के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत कुछ समय पूर्व कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इनको संपर्क किया गया था। फंड इकट्ठा करने के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं किसी तरीके के कार्यक्रम में इनके संसाधन कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा पोषित तो नहीं करे जा रहे हैं। अब तक की पूछताछ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक व निजी स्वार्थ के लिए इनसे जुड़ रहा है। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर से जुड़े समस्त बैंक खाते, चल अचल संपत्ति, मनी ट्रेल इत्यादि की जांच की जा रही है, जिसमें आवश्यकता अनुसार जो भी एजेंसियां हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। इसके बाद से क्या कुछ रिकवरी हुई है? पहला सवाल, राजनीतिक दल कौन से हैं जिनके संपर्क में हुए? मधुकर की गिरफ्तारी है। मधुकर की गिरफ्तारी दिल्ली से करी गई है, नजफगढ़ से करी गई है, कल देर शाम करी गई और हाथरस पुलिस ने करी है। राजनीतिक दल की जितनी बात करें, किस किस पार्टी ने संपर्क किया, पहला। दूसरा ये कि इसके पास से रिकवरी क्या हुई है और इसके बैंक खाते वगैरह आपने चेक? अभी इनके बैंक खाते वगैरह चेक करे जा रहे हैं और इनकी मनी ट्रेल निकाली जा रही है। उसके बाद जो भी राजनीतिक दल अपने निजी या राजनीतिक कारणों से इनसे जुड़ रहा है, उनके खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये हाथरस पुलिस की टीम ने इनको दिल्ली से नजफगढ़ से कल देर शाम पकड़ा। सर क्या बाबा को संबंध कर रहे हैं आप लोग इन्वेस्टिगेशन? अभी इनको पीसीआर पे लिया जाएगा। इनको विस्तृत रूप से इनसे पूछताछ की जाएगी। जितने भी अभियुक्तों को हमने जेल भेजा है, इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके पूछताछ करी जाएगी और जो भी साक्ष्य संकलन है, जो भी ट्रस्ट की फंडिंग हो रही है, जो भी इनकी रसीदें हैं, जितने भी बैंक खाते हैं, सबके बारे में गहनता से जाँच कर जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी इनको पीसीआर पे लेके जो भी आगे ये बताएंगे उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। जब घटना हुई तो उसके बाद क्या मधुकर ने बाबा को फोन करके 11 बजे बात की? अभी इसके बारे में इनको पीसीआर लेके तब बातचीत होगी। इनके सीडीआर का खंगाले जा रहे हैं, इनकी जो भी आईपीडीआर से सीडीआर से उनको खंगाला जा रहा है और उसके बाद जो भी कार्रवाई। अभी इनकी लोकेशन ट्रेस कर रही है, हमारी सर्विलेंस टीम लगी हुई है। जो भी इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हैं उनको खंगाला जा रहा है, वो वेचना के पार्ट है। सर एक सवाल और, वकील ये बोलते हैं कि बीमार थे, क्या कुछ मेडिकल हिस्ट्री निकल कर? सर मेडिकल हिस्ट्री निकल के आई है साहब? अभी तक इनको गिरफ्तार करा गया है, इनको कहीं अस्पताल से गिरफ्तार नहीं करा गया, दिल्ली में इनको नजफगढ़ से रास्ते से गिरफ्तार करा गया है और हाथरस पुलिस की एसओजी टीम नहीं गिरफ्तार करा। धन्यवाद। तो यहां पर आपने सुना किस तरह से इस हादसे के जिम्मेदार और साथ ही साथ हाथरस हादसे पर यूपी पुलिस का जो बयान सामने आया है, जिसमें सेवादार को रिमांड पे लेकर आगे की कार्रवाई करने की बात कही गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यही है वो मधुकर, ओम प्रकाश मधुकर, जो कि बाबा का मुख्य सेवादार था और इस पूरे सत्संग का मुख्य आयोजक था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने साफ कर दिया कि जो गिरफ्तारी हुई है वो नजफगढ़ से हुई है, दिल्ली के। अब हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को लेकर पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि देव प्रकाश मधुकर को कल शाम को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उसे कल शाम 7:30 बजे
नजफगढ़ से सड़क से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके एडवोकेट का दावा है कि देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार नहीं बल्कि उसने सरेंडर किया था। अब गिरफ्तारी के बाद उसे पुलिस लेकर हाथरस आई है, जहां एडीजी रैंक के अधिकारी ने देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ की और पुलिस से यह जानने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार जो सत्संग के लिए फंडिंग है वो कहां से लेकर वो आते हैं। लेकिन इस साथ ही आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर को लेकर पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल हैं, जिसका जवाब मधुकर देगा और मधुकर जवाब देने पर ही बाबा के साथ कई सारे जो उसके लिंक्स है वो भी निकलकर सामने आएंगे। अब मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की अब हिरासत में है, लेकिन उसे आज कोर्ट पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस उसकी रिमांड लेगी, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी दिल्ली के नजफगढ़ से हुई थी। बड़ा सवाल तो यही है, 2 तारीख को जब वो हाथरस से भागा, कैसे वो दिल्ली पहुंचा और इस बीच वो कहां रहा था। तो कुल मिलाकर इस वक्त पुलिस के सामने सबसे बड़े सवाल हैं, जिसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। और सवाल क्या है वो भी आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, सत्संग में भगदड़ कैसे मची, ये हर कोई जानना चाहता है, कैसे मची भगदड़। सवाल नंबर 2, क्या सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई थी, क्योंकि यह बात सामने आई है, जो वहां मौजूद थे उनकी जुबानी है, आई विटनेस की बात है। सवाल नंबर 3, जब भगदड़ मची तब तुम कहां पर थे मधुकर, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थी कि यहां पर संचालन ठीक से हो। सवाल नंबर 4, सत्संग में सुरक्षा में कितने लोग लगाए गए थे, क्योंकि यह दावा किया गया है लोगों की ओर से जो वहां मौजूद थे कि जो पुलिस प्रशासन है उसे कहा गया था कि हम संभालेंगे यहां पर लोगों को, आपकी जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 5, क्या तुम्हें भगदड़ के पीछे साजिश दिखाई देती है, कोई षड्यंत्र हुआ था, यह सवाल भी मधुकर से पूछा जाएगा। सवाल नंबर 6, अगर असामाजिक तत्व थे तो तुमने उन्हें देखा था। ये 6 वो सवाल हैं जो इस वक्त पुलिस ने मधुकर के सामने रखे हैं। इसके जवाब पुलिस तलाश रही है। जैसे ही इनके जवाब मिलेंगे तो ये कड़ियां खुलने लगेगी कि आखिरकार कैसे ये भगदड़ मची और इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। अब भगदड़ कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश को लेकर कई बातें सामने आ रही है, लेकिन साथ ही ये जो व्यक्ति है इसकी तलाश क्यों थी, ये भी जानिए। बाबा सरकार यानी कि जो बाबा है उसका सबसे खास ये सेवादार है। हाथरस सत्संग का ये मुख्य आयोजक करता था। इसी के पूरे कमिटी ने इस सत्संग की पूरी ऑर्गेनाइजेशन किया था और हादसे के बारे में जो बाबा के जो संपर्क में था वो मधुकर था, क्योंकि जिस दिन 2 तारीख को घटना हुई थी उसके बाद ही हादसे के बारे में पहला कॉल मधुकर से बाबा के पास गया था। अब बात आती है कि 80,000 लोगों के लिए मधुकर ने यहां पर परमिशन लिया प्रशासन से, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। आप फिगर देखिए, 80,000 और 2.5 लाख, कितने गुना ज्यादा लोग पहुंचे। और पुलिस प्रशासन को मधुकर ने या फिर इसके टीम के किसी भी व्यक्ति ने कोई जानकारी नहीं दी, जिसमें अनार सिंह है, संजू यादव है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, राम प्रकाश है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। तो ये जो सवाल है इस वक्त पुलिस के सामने है, जिसका जवाब इस वक्त मधुकर को देना है, क्योंकि इस पूरे कांड में किस तरह से ये जिम्मेदार भी था, लापरवाही भी इसके तरफ से हुई थी और साथ ही साथ इसने बाबा को जानकारी दी थी। 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था, जिसके बाद आखिरकार ये पकड़ा गया है। अब देव प्रकाश मधुकर का पूरा परिवार हादसे के बाद से फरार चल रहा है। उसके घर पर ताला लगा हुआ है। जब हमारी टीम उसके घर पर पहुंची तो क्या देखा, खुद भी आप एक बार नजर दीजिए। इस वक्त हम सिकंदराराव की न्यू कॉलोनी में हैं और यहीं पर मधुकर जो मुख्य आरोपी है उसका घर है। घर पर ताला लगा हुआ है, ऊपर 2014 लिखा गया है। 2014 में मकान बना था, उसके बाद ही गांव से शहर शिफ्ट हुए। मधुकर यहां मनरेगा विभाग में संविदा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं और अपने परिचय में ब्रैकेट में इंजीनियर लगाते हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो ऊपर बाबा भोले बाबा की तस्वीर लगी है, नारायण हरि की, और ये मकान है, ताला लटका है, पूरा परिवार कोई नहीं है। मधुकर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इकलौता घर ऐसा नहीं है, यहां जाएंगे इसमें ताला लगा हुआ है, अगले घर में ताला लगा हुआ है। ये वो सब बाबा के समर्थक हैं जिन्हें डर लग रहा है कि कहीं जांच की आंच उन तक ना जाए। एक घर ये है, यहां पर भी ताला लगा हुआ है। पड़ोसी हमारे साथ हैं। मधुकर के बारे में आप क्या जानते हैं, किस तरह का व्यवहार उनका रहा? बहुत अच्छा उनका। कहाँ काम करते हैं? काम वो सर्विस है उनकी। सर्विस है।
तो यहाँ आयोजन से पहले उन्होंने लोगों को बताया था, किस तरह से आयोजन की तैयारी हुई, क्या पता चला? तैयारी उन्होंने की है, उन्हें पता होगी। हमारी तैयारी जो है, हम तो पर काम करते हैं और उनका व्यवहार अच्छा है। ठीक है, हाँ व्यवहार अच्छा है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत है। वो ये कि अब जो उन्होंने जो बुलाए बाबा, ठीक है, बुलाए अपनी जिम्मेदारी पे, उन्होंने काम भी कार्य सब अच्छा किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता थी कि ऐसा हादसा हो जाएगा और ऐसे फंस जाएंगे हम। तो कह रहे हैं कि हादसा हुआ इसलिए बुराई पे आ गए और यहाँ एक के बाद एक, दो, यहाँ 3 और वहां 4 घर यहाँ फिलहाल बंद हैं। ये वो घर हैं जो बाबा समर्थकों के हैं और इस आशंका से बंद हैं कि कहीं जांच के दायरे में उनका नाम ना आ जाए। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मधुकर 10 साल पहले यहाँ सिकंदरा राव में पहुंचा, बाबा की सत्संग में जाता था, वहां उनकी भक्ति देखकर उनको मुख्य आयोजनकर्ता या कहें कि मुख्य सेवादार के रूप में एक भूमिका मिली। लेकिन फिलहाल न्यू कॉलोनी के इस इलाके में सन्नाटा फैला है। तो वहीं पुलिस पूछताछ के लिए सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को समन भेज सकती है, उसे पूछताछ के लिए बुला सकती है। आपने सूरजपाल की एटा की फुटेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप समझ पाएंगे कि आखिरकार किस तरह से जो बाबा है वो हाथरस से निकलता है और उसका काफिला हाथरस से होते हुए, एटा होते हुए मैनपुरी पहुंच जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हादसे वाले दिन की तस्वीरें, 2 तारीख 7वां महीना 2024, 1:41 की तस्वीर आप देख रहे हैं। हादसे वाली जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर की तस्वीर है। सीसीटीवी में देखिए, ये गाड़ियों का काफिला निकलता है, उसके आगे पूरे बाइक का पूरा काफिला है, जिसमें बताया जाता है कि यहां पर बाबा के जो तमाम बॉडीगार्ड्स होते हैं वो जा रहे थे। ठीक उसके पीछे एसयूवी निकलती है, देखिए ये एसयूवी निकल के जा रही है, गाड़ियों का पूरा काफिला निकल के जाता है। ये 2 तारीख 1:41 की तस्वीर है। लेकिन इसके बाद जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से आप समझ पाएंगे कि बाबा का काफिला अगर हाथरस से निकला, जहां से आगे जाते हुए वो कहां पहुंचे। इसके बाद एटा और एटा के बाद मैनपुरी। इस तस्वीर को आप देख लीजिए। इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सबूत नंबर 2 जो आपको बता रहे हैं। पहला सबूत आपने देखा, अब दूसरा, यहां पर बाबा का जो काफिला आपको नजर आ रहा है वो 2 तारीख की है, लेकिन बस वक्त अलग है। दूसरा एटा का है। दोनों के बीच जो टाइम है सिर्फ 19 मिनट का फर्क है दोनों के बीच में, और जो दूरी आप देखेंगे डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर की है हाथरस से एटा की। मतलब समझिए कि 19 मिनट में करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई। तो समझिए जो गाड़ी की स्पीड है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा है। और हमारे साथ संवाददाता पवन नारा जुड़ गए। पवन, ये 2 सबूत जो हम दिखा रहे हैं उसी पर पहले बात करते हैं, फिर दूसरी चीजों में बात करेंगे। ये दोनों सबूत ये बताने के लिए काफी है कि बाबा हाथरस से निकला और वो सीधा एटा पहुंचा, फिर एटा से आगे मैनपुरी ट्रेस हुआ। बिल्कुल, जो तस्वीरें हैं ये घटनास्थल के बाद भागते हुए बाबा की तस्वीरें हैं, जो बाकायदा अपने काफिले को लेकर वहां से गुजरा। इस काफिले में पहले 18 बाइक थी, उसके बाद गाड़ियों का काफिला है और तीसरी गाड़ी में बाबा था। जहां तक आप 60 किलोमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, घटनास्थल से एटा 60 नहीं है, लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। अमित, मैं आपको बता दूं तो 40 किलोमीटर का सफर उन्होंने 19 मिनट में तय किया और घटनास्थल के कई किलोमीटर दूर तक उनके सेवादार तैनात थे, जो सड़क पर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने या रोकने के लिए खड़े थे। सोचिए, बाबा की गाड़ी के लिए घटनास्थल से 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर इंतजामात हैं, लेकिन भक्तों के लिए कोई इंतजाम नहीं। लेकिन अभी तक पुलिस की जांच में सारा दोष मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर डाला जा रहा है। और आज पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि इस आयोजन के लिए फंडिंग कौन कर रहा था उसकी जांच होगी, और कुछ राजनीतिक दल भी इसके संपर्क में थे। यानी इसकी कई परतें खुलना भी बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि मुख्य आयोजक, जिसका सेवादार, जिसके संगठन का सेवादार, जिसके संगठन का कार्यक्रम, उस बाबा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? बिल्कुल, बड़ी बात तो यही है कि आखिरकार
बाबा का सत्संग होता है तो फंडिंग कहां से आती है, कौन फंड करता है? बाबा तो चंदा लेते नहीं है। फिर पैसा आता कहां से, कैसे आता है, कैसे उसको फिर अपने पास रखा जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसकी भी जांच होगी। बहरहाल सूरजपाल के खिलाफ डिजिटल सबूत है कि वो घटना के वक्त हाथरस में था, उसे घटना की जानकारी रास्ते में मिल गई थी और उसके खास सेवादार देव प्रकाश मधुकर ने उसको फोन किया था। और ये जो फोन कॉल है, ये फोन कॉल जो है बहुत अहम है, क्योंकि इसकी जब जानकारी निकलेगी, डिटेल निकलेंगे, तो एक एक बात सामने आएगी कि आखिरकार बाबा अनजान नहीं था। तो सबूत नंबर 1 ये कि फोन का जो लोकेशन है दोपहर 1:40 पर हाथरस पे मिलता है, ये पहला सबूत है। दूसरा सबूत, काफिले का जो सीसीटीवी है वो दोपहर 1:41 का है, वो काफिला गुजरता हुआ नजर आ रहा है हाथरस से। सबूत नंबर 3, एटा का जो सीसीटीवी है वो दोपहर 1:59 दिखाता है, जहां से बाबा का काफिला क्रॉस करता हुआ मैनपुरी की तरफ जाता है। और सबूत नंबर 4, फोन कॉल के डिटेल, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे जो कॉल की लोकेशन है, जो फोन का जो लोकेशन है, वो मैनपुरी में मिलता है, जहां बाबा का आश्रम है, जहां बड़ा व्हाइट हाउस है बाबा का। तो ये वो सबूत है जो ये बताने के लिए काफी है कि बाबा हाथरस से निकलकर एटा होते मैनपुरी पहुंचा। अब 4 दिन पहले हाथरस में जिस सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में 121 लोगों की मौत हो गई थी, वो बाबा साकार हरि 4 दिन बाद पहली बार कैमरे पर आता है। और जो बाबा पहले बयान जारी करके कहता है हादसे वाली जगह से पहले जाने की बात कर रहा था, वो सूरजपाल अब कैमरे में आकर सफाई दे रहा है, लोगों की मौत पर दुख जता रहा है। खास बात तो यह है कि ये बाबा कहीं और नहीं था बल्कि मैनपुरी में छिपा था, लेकिन पुलिस उसकी तलाश नहीं कर पाई थी। अब 2 जुलाई की घटना से बेहद दुखी हूं, यह कहना है सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का। जो उपद्रवी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, ये भी कह रहे हैं। तो कौन थे उपद्रवी? शासन प्रशासन पर सभी भरोसा रखें, यह अपील की जा रही है। किससे? समर्थकों से। और साथ ही पीड़ित परिजनों को हमारी कमेटी मदद देगी। 4 दिन लग गए बाबा को ये 4 बातें कहने में। तो 4 दिन क्या कर रहे थे बाबा, किसका इंतजार कर रहे थे? कहीं जो दुखती नब्ज है उस पर क्या किसी ने पांव रख दिया? मतलब मधुकर जो पकड़ में आ गया। बाबा कह रहा है कि उनकी कमेटी घायलों को और पीड़ितों को, परिवार को मदद देगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस दिन जरूरत थी उस दिन कहां थे बाबा, उस दिन कहां थे उनके सेवादार? लेकिन सवाल यह उठता है कि बाबा 4 दिन बाद सामने क्यों आ गए? अगर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपने 4 बयान ही देने वाले थे तो 4 दिन लगा दिए उन्होंने 4 बयान के लिए। भगदड़ की जानकारी तो पहले मिल चुकी थी बाबा को, उसी दिन मिल गई थी, लेकिन उस वक्त वो एक्टिव नहीं हुए। अगर एक्टिव हो जाते तो हो सकता है कि कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार जो बाबा है इतने दिन क्यों लगा दिए? अगर बाबा मैनपुरी में कैमरे में आकर अपनी स्टेटमेंट देता है तो फिर से वो पुलिस को क्यों नहीं मिला? और बाबा जब मैनपुरी में था तो फिर उसे बयान देने में 4 दिन का वक्त क्यों लग गया? अब साकार हरि ने अपना बयान तब जारी किया जब उसका खास सेवादार मधुकर पुलिस की पकड़ में आया। तभी तो हम कह रहे हैं कि जो दुखती नब्ज है उस पर हाथ पड़ गया है, इसी वजह से बाबा आ गए हैं और 4 बयान दे दिए हैं। हम इस समय नारायण साकार हरि के मैनपुरी आश्रम पर मौजूद हैं, जहां पर मीडिया कर्मियों के साथ साथ पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। बाबा का ये जो आश्रम है, महल नुमा आश्रम है, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़े बड़ी नक्काशियाँ हैं, किस तरीके से विस्तृत इस पूरे आश्रम को चकाचौंध रूप से बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि मैनपुरी के इसी आश्रम में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा मौजूद हो सकता है, लेकिन उसकी मौजूदगी के बारे में सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। कंफर्म जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस हादसे के बाद पहली बार सूरजपाल कैमरे के सामने आया और कैमरे के सामने आकर के उसने जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति दुख व्यक्त किया और कहा कि हम उनके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं और लोगों को प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर इलाके की बात कर लिया जाए तो इलाके में आप देखिए कि किसी भी तरीके से कोई सेवादार यहाँ पे नहीं है, कोई अनुयायी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूदगी है वो मौजूदगी है अटकलों की कि सूरजपाल इस समय कहाँ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मीडिया के सामने जो पहली बार सूरजपाल आया वो मैनपुरी के इसी आश्रम से आया है
तो पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर, पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसएचओ के लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सूरजपाल के बारे में फिलहाल कोई जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर इस आश्रम की बात किया जाए तो आश्रम में देखिए जो यहाँ पर दीवारें हैं, यानी कि जो बाउंड्री वॉल है उसकी जो हाइट है वो कम से कम 30 फुट के आसपास है, यानी कि किले नुमा ये आश्रम बनाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जब हाथरस में हादसा हुआ तो सूरजपाल सबसे पहले इसी आश्रम में आया अपने गाड़ियों के काफिले के साथ। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अंदर गाड़ियां मौजूद नहीं हैं, सिर्फ एक गाड़ी मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी है, मीडिया की मौजूदगी है। लेकिन लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है कि बाबा है तो है कहाँ। और इस बीच हाथरस हादसे की जांच के लिए पहुंची न्यायिक आयोग की टीम भी हाथरस में है। काफी देर तक पुलिस लाइन में अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें डीएम और एसपी भी शामिल थे और टीम ने हादसे को लेकर जानकारी मांगी है। इस वक्त हम हाथरस पुलिस लाइन के अंदर मौजूद हैं और हाथरस में जो 2 तारीख को घटना हुई जिसमें 121 लोगों की मौत हुई, उस मामले पर जांच के लिए प्रदेश सरकार ने जुडिशियल कमीशन का गठन किया था और उसे जो है जांच करने के लिए आदेश दिया था, जिसके बाद अब वो जुडिशियल कमीशन जो है वो पुलिस लाइन के अंदर पहुंच चुका है। आप देखें कि यहां पर जो आपको पुलिस का बंदोबस्त भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दरअसल तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं जिसमें डीएम, एसपी और एडीएम, एसडीएम और इसके साथ एडिशनल एसपी और तमाम जो इस पूरी जांच से जुड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त पुलिस लाइन के अंदर इस पीली बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं और यहां पर जो है जुडिशियल कमीशन की जो पूरी सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक एक अधिकारी के जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है। जांच कमीशन ने जो है अब जांच का जिम्मा संभाल लिया है और हाथरस की पुलिस लाइन के अंदर पहुंच चुका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त पुलिस लाइन के अंदर मौजूद हैं और यहां पर जुडिशियल कमीशन पहुंच गया है और तमाम जो अधिकारी हैं जुड़े हुए वो उनसे जो है पूछताछ कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। दरअसल 121 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद सरकार ने जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी सेट की थी और गठन भी कर दिया था, जिसके बाद आज जुडिशियल कमीशन हाथरस पहुंचा और सबसे पहले वो पुलिस लाइन पहुंचकर तमाम अधिकारियों के बयान दर्ज कर रहा है। अब इस पूरे मामले की जो जांच है जुडिशियल कमीशन के साथ साथ एसआईटी भी कर रही है और अब तक एसआईटी ने करीब 90 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बहरहाल भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का कानपुर में भी आश्रम है। इंडिया टीवी के संवाददाता रुचि कुमार पहुंची और वहां का जायजा भी लिया। गांव में बाबा का ये आलीशान आश्रम है। अंदर जब आप आएंगे तो सड़क ठीक नहीं है, लेकिन अंदर आके आपको ये भव्य आश्रम दिखाई देता है। सोने के कलर का द्वार बना है, ऊपर गुंबद बने हैं वो भी गोल्डन कलर के हैं और ये बड़ा आश्रम, इसके चारों तरफ इस तरह से खेती बाड़ी होती है और ये अंदर ये भोले बाबा के लिए पूरा इलाका बनाया गया है। अंदर उनके लिए कमरे भी बने हैं, सामने लॉन है, बहुत बड़ी आपको एक बड़ा सा बरामदा यहाँ सामने दिखाई दे रहा है और इसके चारों तरफ जो आश्रम है लोहे के तार लगाए गए हैं, यानी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बहुत साफ सुथरा ये आश्रम रखा जाता है। जो भोले बाबा के अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, वो आके यहाँ पर सेवा करते हैं। कमिटीज बनाई जाती हैं इस पूरे आश्रम की देखरेख के लिए। पूरी छत आपको ऊपर दिखाई देगी, सामने भी एक छत दिखाई देगी। बड़ा आश्रम है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भोले बाबा कभी नहीं आए थे और जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनको इंतजार था कि भोले बाबा यहाँ आएंगे और सत्संग होगा, तो उनके इंतजार में यहाँ सत्संग होता था। बाहर उनके स्वागत की तैयारी रोज की जाती थी, रोज रंगोली होती थी। आज भी हमको वो रंगोली वहाँ दिखाई दे रही है और बहरहाल जो भक्त लोग हैं उनका ये कहना है कि जो भोले बाबा हैं वो भगवान के अवतार हैं और जो कुछ भी हाथरस में हुआ उसमें किसी की साजिश है और इसकी जांच की जानी चाहिए। हाथरस में 121 मौतों का जिम्मेदार कौन है? पुलिस जांच कर रही है। जो इस कांड में शामिल हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन अब एक और मुसीबत सामने आ गई है। जुलाई में मॉनसून की आफत से जल प्रलय का मंजर देखने को मिल रहा है और देश के 26 राज्य सैलाब के अलर्ट पर हैं। उत्तर भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट इस वक्त सैलाब की चपेट में हैं। उत्तराखंड के गोमुख में 38 तीर्थ यात्रियों को रेस्क्यू किया गया, जान बचाई गई और बद्रीनाथ हाईवे पर
भारी लैंडस्लाइड हुआ, बड़े बड़े चट्टान टूटकर सड़कों पे आ गए। मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी भारी बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 अलग अलग तस्वीरें देश की। राजस्थान के टोंक में हालत बेहद गंभीर है। यहां भारी बारिश के चलते बांध डैमेज हो गया है और स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आधा दर्जन कच्चे मकान गिर चुके हैं। एसडीआरएफ को ग्राउंड पर उतारा है। राजस्थान के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है। असम, मणिपुर, मेघालय में हालात विकट बने हुए हैं। सबसे बड़ा संकट दिल्ली को लेकर भी हो सकता है। हथनी कुंड से बैराज से 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। असम में 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। काजीरंगा नेशनल पार्क में 70 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ जानवर की जान जा चुकी है। अब सैलाब संकट से दिल्ली में टेंशन बढ़ गई है। डर है कि कहीं पिछले साल जैसी तबाही ना दोबारा हो जाए और उस पर हरियाणा का हथनी कुंज बैराज से लगातार पानी छोड़ा जाना डरा रहा है। हथनी कुंज बैराज से दिल्ली की तरफ 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में अब दिल्ली की तरफ यह खतरा बढ़ता जा रहा है। हथनी कुंड बैराज पर तैनात कर्मचारियों के मुताबिक पहाड़ों में जो लगातार बारिश हो रही है उसके चलते पानी ज्यादा आया है, जिसके वजह से ही गेट खोले गए हैं और ये जो एक्स्ट्रा पानी है, अतिरिक्त पानी है, अब दिल्ली की ओर आ रहा है। यानी दिल्ली में अब यमुना का वाटर लेवल बढ़ेगा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर अब खतरा पैदा होता है। लेकिन अगले 2 से 3 दिनों में पानी रिलीज किए जाने से बाढ़ का संकट बढ़ सकता है। तो जैसे कि इस वक्त हथनी कुंज बैराज से जो बातें सामने आ रही है हरियाणा से कि पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसके चलते लगातार पानी का जो स्तर है बढ़ता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली में अब खतरा मंडराने लगा है। हथनी कुंड बैराज का पूरा स्ट्रक्चर आपको हम समझाते हैं तो आप समझेंगे कि आखिरकार क्यों दिल्ली के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 18,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ आगे छोड़ा गया है। अब हालात के मुताबिक देखा जाए तो जैसे जैसे पानी दिल्ली की ओर आएगा ये दिल्ली के वाटर लेवल को बढ़ा देगा, यानी यमुना के वाटर लेवल को। हथनी कुंड में अभी 40,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। 1 लाख क्यूसेक पानी पर फ्लड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। अब पहाड़ों में बारिश की वजह से लगातार यह खतरा इसलिए बढ़ता जा रहा है, पानी आ रहा है लेकिन आगे जब भेजेंगे तभी पानी बैराज में लेवल पर रहेगा। 2.5 लाख क्यूसेक पानी पर मेजर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। तो बहरहाल दिल्ली वालों के लिए यह एक ऐसी सूचना है जिसमें उनको सतर्क रहना है, खासतौर पर जो लो लाइंग एरियाज में रहते हैं, क्योंकि अगर हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाएगा दिल्ली में पानी का लेवल ऊपर जाएगा, जो निचले इलाके हैं वो फ्लडेड हो जाएंगे जैसे पिछले साल हमने देखा था। ऐसे में आपको इंतजार करना चाहिए कि किस तरह से इस वक्त जो हथनी कुंड बैराज है पानी छोड़ रहा है, क्योंकि उसी से आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। वहां के एसडीओ की ओर से एक बयान जारी किया गया है हथनी कुंड बैराज के, सुनते हैं। पहाड़ी एरिया है, उसके अंदर ज्यादा बारिश हुई है जिसकी वजह से आज जो दोपहर को 11 बजे के आसपास जो हमारा डिस्चार्ज था उसके हिसाब से हमने जो हमारा डाउन स्ट्रीम है जो रिवर यमुना में है उसमें लगभग 18,000 पानी छोड़ा है। अभी देखिए बरसात ये शुरुआती दौर है मानसून सीजन का, तो इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे पानी नहीं बढ़ेगा। अगर जैसे ही बारिश होती है ऊपर के एरिया में तो ये आगे पानी बढ़ेगा। इसमें वो चाहे क्या नाम है यमुनानगर के हों, करनाल के हों, सोनीपत के हों, इवन दिल्ली तक के, तो उनको सबको सूचित किया जाता है। वो अपने अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर वो अपने अपने जो भी कर्मचारी उनको आदेश देते हैं और जो भी बचाव का काम है उसको पहले प्रिकॉशन के तौर के ऊपर उनको टाइमली बता देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। मिनी फ्लड और फ्लड का घोषित किया जाता है। देखिए अभी तो कुछ नहीं है, लगभग यही 40,000 के आसपास जो 11 बजे पानी था अब लगभग वो घट के लगभग 32,000 के आसपास आ गया। तो जैसे ही 1 लाख पानी हमारे पास हो जाता है वो फिर फ्लड घोषित हो जाता है और 2.5 लाख मेजर फ्लड में आता है। तो सतर्क रहना है, डरना नहीं है। बहरहाल उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर तस्वीरें डरा रही हैं। यहां पैदल रूट पर 25 कांवड़िए समेत 38 लोग सैलाब में फंस गए थे। इसमें से 5 रिसर्च स्कॉलर थे और एक ऑस्ट्रेलिया का नागरिक था, जो अचानक ही पहाड़ों में हुई बारिश के बाद जो पानी बढ़ गया था, वाटर लेवल बढ़ गया था नदी में, जिसके चलते वो फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत एक्शन लिया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और रस्सियों के सहारे एक एक करके सभी 38 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। खतरनाक है लेकिन जान पर खेलकर यहां पर सुरक्षाकर्मी बचा रहे हैं। अब बात करते हैं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की, जहां पर लैंडस्लाइड की वजह से ऋषिकेश से आने वाले NH58 पर भारी भरकम मलबा आने से जो पूरा रूट ही बंद हो गया।
पीपल कोठी के पास मलबा आने के चलते रास्ता बंद करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं और जो प्रशासन है नॉन स्टॉप इन मलबों को हटाकर सड़कों को खोल रहा है। अब उत्तराखंड में तबाही की और तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान की तस्वीर आप देखिए। राजस्थान के टोंक की तस्वीर है, जहां पर एक ट्रक यहां पर आपको पानी में समाता हुआ नजर आएगा। कई टन का भारी भरकम ट्रक देखते ही देखते पानी में समा गया। दरअसल ये ट्रक रेत लेकर आगे निकल रहा था, लेकिन उसे जो सड़क नजर आ रही थी उसके ऊपर से पानी बह रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और ये भारी भरकम ट्रक जाकर पानी में समा गया। किसी तरह से इसमें मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई है। तो ये तस्वीरें हैं टोंक की, जहां पर लगातार बारिश के बाद नदियों का पानी, नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इसका असर अब राजस्थान के टोंक के कई इलाकों में नजर आ रहा है। राजस्थान के टोंक की कुछ और भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी सैलाब के चलते सड़कें दरिया बन गई है और जिसके चलते जनजीवन ठप हो गया है। इसके बीच ही एक ट्रैक्टर फंसा हुआ नजर आ रहा है। पूरा ट्रैक्टर डूब चुका है। जो इस पे लड़का है, जो शख्स है, खुद को बचाने के लिए उन रॉड्स के सहारे, पाइप के सहारे बैठा हुआ है, जिस पर तिरपाल लगाया जाता है धूप से बचने के लिए। अब बारिश की वजह से अचानक ही वाटर लेवल बढ़ गया और ये भांप नहीं पाया शख्स की इतना पानी बढ़ जाएगा यकायक, और जिसी के चलते ये पानी के बीच में फंस गया। अब टोंक में तेज बारिश के बाद आप देखिए किस तरह से जो रिहायशी इलाके हैं, यहां तक कि जो दफ्तर हैं वो भी पानी में डूबे हुए हैं। यहां पर आप तहसील की तस्वीर देख रहे हैं, पूरा तहसील डूबा हुआ है। बस एक चबूतरा यहां पर नजर आएगा जिसमें मेज कुर्सियां लगी हुई हैं। बाकी पूरा इलाका इस वक्त पानी पानी हो चुका है। गाड़ियां जो वहां पर मौजूद है वो भी पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। तो बहरहाल ये राजस्थान टोंक में लगातार जो बारिश हुई है और साथ ही साथ नदियों का जो पानी बढ़ा है, अब वो पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। और ये एक और रिहायशी इलाके की तस्वीर देख रहे हैं, महिलाएं किस तरह से पानी से गुजरने को अब मजबूर है। बात करते हैं देहरादून के रॉबर्ट्स केव के पास की, जहां पर 10 लड़के टापू में फंस गए। अचानक ही नदी में तेज उफान आता है और ये विकट रूप ले लेता है। यहां घूमने आए सभी लड़के टापू पर फंस जाते हैं। चीख पुकार मचती है, एसडीआरएफ को इत्तला की जाती है, प्रशासन भी रेस्क्यू के लिए पहुंचता है और रस्सी के सहारे एक एक करके सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। उत्तराखंड में इस वक्त कई नदियां उफान पर हैं। 1 जुलाई से अब तक देखा जाए तो बागेश्वर में ही सामान्य से 75% ज्यादा बारिश हो चुकी है। चमोली, पौड़ी, नैनीताल में भी लगातार बारिश हो रही है। मुसीबत यह है कि जो बारिश हो रही है कुछ घंटे में करीब करीब 200 से 300 मिलीमीटर तक हो जा रही है। अब असम की बात करते हैं। असम में बारिश से हालात बेहद ही खराब हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीर आप देखिए, जहां पर जानवर डूब रहे हैं। करीब 70 जानवरों की जान जा चुकी है। 100 से ज्यादा जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। काजीरंगा पार्क के जानवरों के लिए 233 शिविर बनाए गए हैं, लेकिन शिविरों में भी 75 शिविर ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, यहां पर आपको हिरन नजर आ रहे हैं, बारहसिंगा नजर आ रहे हैं, जो पानी के बीच में तैरते हुए किसी सुरक्षित जगह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क का मतलब है दुनिया का एकमात्र ऐसी जगह जहां पर एक सींग वाला गैंडा मिलता है। एक और तस्वीर जहां काजीरंगा की, अब ये असम में आप गुवाहाटी की तस्वीर देख रहे हैं, जहां ब्रह्मपुत्र का पानी और बारिश के बाद इतना ज्यादा लबालब भरा कि पूरा का पूरा इलाका, पूरा शहरी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और बारिश के चलते पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। वाटर लेवल नदी का बढ़ा हुआ है, जिसके चलते पानी नदी में जाने के बजाय उल्टा शहर के अंदर दाखिल हो रहा है। और जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर पानी भर गया है। रिलीफ सेंटर्स खोले गए हैं, नालियां ब्लॉक हो चुकी हैं, चौक है, जिसके चलते कई कॉलोनियों में पानी है। अब आपको लिए चलते हैं मेघालय, असम का पड़ोसी राज्य है। वहां पर भी बारिश के बाद हालात बेहद ही बदतर हो गए हैं। और नजर आपको जहां से देखिए, ये जो आपको नजर आ रही है, कभी यहां पर कुछ गांव होते थे, देखिए ये टापू जो थे अब पूरी तरह से पानी के अंदर समा रहे हैं धीरे धीरे। अगर वाटर लेवल और बढ़ा तो ऐसे में हालात ये होंगे कि पूरे पूरे मकान ही पानी में डूब जाएंगे। हालांकि इस वक्त प्रशासन की ओर से नाव के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, जहां बारिश के बाद जो वैली है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि पानी यहां पर इकट्ठा होता है और पानी की निकासी अगर ना हो तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। बाढ़ की हालात बन गए। यहां पर सीएम कोनार्ड सांगमा आपको नजर आ रहे हैं। कोनार्ड सांगमा इस वक्त पूरे इलाके का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और जो लोग वहां रहना चाहते हैं उन तक भी मदद पहुंचाई जा रही है, क्योंकि कई ऐसे यहां पर मकान आपको नजर आ रहे होंगे जो टापू की तरह बीच में है, लेकिन लोग घर छोड़ने को राजी नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट के एक और
राज्य। आपको मणिपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। मणिपुर में भी वैसे ही हालात है जो आपने मेघालय में देखे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा जो गांव है पानी में डूबा हुआ है और इसके आसपास पानी भर गया है। लोगों को बाहर निकालने के लिए अब मदद दी जा रही है। बांध लगाए जा रहे हैं, टेम्परेरी बांध, ताकि पानी को और अंदर ना आने दिया जाए गांव की तरफ। और जो यहां पर मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, खुद एन बीरेन सिंह जाकर उन्होंने यहां पर जायजा लिया है। अब असम के बारपेटा की तस्वीर दिखाते हैं। बारपेटा में बाढ़ ने विकराल रूप लिया है और यहां पर कई गांव, कई ऐसे इलाके हैं जो नदी में समा चुके हैं, क्योंकि नदी का जो बहाव है तेज है। नदी के कटान के चलते कई गांव पानी में समा गए हैं। अब जो बड़े बड़े बोट्स हैं, नाव हैं, उनके जरिए लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। उनके देखिए मवेशी भी उनको नदी में नाव के जरिए अब एक एक करके आगे ले जाया जा रहा है। और नदी ने किस तरह से कटान कर, इसकी तस्वीर आप देखिए। एक एक करके जो नदी है गांव को अपने अंदर समाते हुए ले जा रही है और तेज बहाव के चलते ही कई ऐसे गांव हैं जो इस वक्त पानी में समा गए हैं और जो बचे हैं उनको इस वक्त नाव के जरिए सूखे इलाकों में ले जाया जा रहा है। ये तंबू टना के, त्रिपल टना के ऐसे रूट में आदमी खाना खा रहा है। सब लोग ऐसे ही सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, रात में भी ऐसे ही रूट पे अभी। पहले यहाँ पर ही घर था? हाँ, पहले इधर ही गांव था, पूरा गांव था। इधर एक गांव था, बड़ा सा गांव था, वो सारा चला गया, पानी के अंदर चला गया। हाँ, बहुत तकलीफ हो गया। 1-2 साल में ही, और कम से कम 50 घर में लोगों का घर था। इरोशन के कारण अभी टूट गया है और इरोशन बहुत ज़्यादा है। हमारा ये संदेह है कि सस्पेक्ट है कि अगले 2-3 सालों में गाँव नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तुरंत इस इलाके को बचाइए, सॉल्यूशन कीजिए, हम लोगों को बचाइए। बाढ़ की दहशत तो आपने देख ली, लेकिन जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ कहां पर इस वक्त फौज ऑपरेशन चला रही है, डिटेल में बात होगी इस ब्रेक के बाद।